हेलो व्यूअर्स। आप सभी का फिर से स्वागत है एक बार मेरे यूट्यूब चैनल फॉरेस्ट्री नॉइजी पे। तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द आर्टिफिशियल रीजनरेशन। In our previous video we have dealt with the natural regeneration and in this video we will deal with the artificial regeneration. तो जो लोग इस चैनल पे नए हैं मैं उनको एक बार बता दूं, इस चैनल पे हम यूपीएससी, एसीएफ और फॉरेस्ट रेंजर से रिलेटेड जो सिलेबस है उसको कवर अप कर रहे हैं। जो अभी जेपीएससी की एक वैकेंसी आ रखी है जो कि अभी जो है पोस्टपोन हो गया है, एग्जाम होने वाला था। तो जो इसमें आपका मेंस का पेपर होता है फॉरेस्ट्री का, उसकी प्रिपरेशन हम यहाँ कर रहे हैं। तो चलिए, अगर आप भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो मेरे चैनल से जुड़ जाओ, रेगुलरली आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी लेक्चर को। तो आर्टिफिशियल रीजनरेशन बात करते हैं। आर्टिफिशियल रीजनरेशन जो है वो है क्या? तो आर्टिफिशियल रीजनरेशन इज डिफाइंड एज द रिन्यूअल ऑफ अ फॉरेस्ट क्रॉप बाय सोइंग, प्लांटिंग एंड अदर आर्टिफिशियल मीन्स। ओके, आप या तो सो कर रहे हो सीड्स को या कुछ प्लांट लगा दे रहे हो, है ना। या इधर कोई भी सा भी आप आर्टिफिशियल तरीके से अगर प्लांट्स को लगा रहे हो तो वो सभी जो प्लांट्स है वो आर्टिफिशियल रीजनरेटेड प्लांट कहलाते हैं। उस प्रोसेस को हम लोग आर्टिफिशियल रीजनरेशन कहते हैं ना। बेसिक ऑब्जेक्टिव्स क्या है आर्टिफिशियल रीजनरेशन का, है ना। आप ही खुद ही सोचो कि जब नेचुरली फॉरेस्ट हमारा रीजनरेट हो जा रहा है तो क्यों हम झूठ मूठ का हम क्यों मेहनत करें आर्टिफिशियली उसको ग्रो करने के लिए। उसका रीजन कुछ ये है कि सबसे पहले जो हम लोगों को रिफॉरेस्ट करना है, किसी एरिया का रिफॉरेस्टेशन करना होता है, तो उस केस में हम लोग को आर्टिफिशियल रीजनरेशन की हेल्प लेनी पड़ती है। और किसी एरिया को अगर एफॉरेस्टेशन करना होता है तो उस केस में हम लोगों को आर्टिफिशियल रीजनरेशन की हेल्प लेनी पड़ती है। अब देखिए, रिफॉरेस्टेशन और एफॉरेस्टेशन क्या होता है ना। दोनों टर्म जो है काफ़ी हद तक सिमिलर लगते हैं और अक्सर स्टूडेंट जो है इन दोनों टर्म्स में जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज मैं क्लियर कर देता हूँ। देखिए, जो रिफॉरेस्टेशन होता है ना, यहाँ पे एक वर्ड लगा हुआ है री। री का मतलब होता है दोबारा, ठीक है, अगेन। तो रिफॉरेस्टेशन इज डिफाइंड एज द रीस्टॉकिंग ऑफ फेल्ड और अदरवाइज क्लियरली वुडलैंड बाय आर्टिफिशियल मीन्स। ठीक है, अगर आप क्या कर रहे हो, सपोज कि मान लो आपके पास एक एरिया है, ठीक है। इस एरिया पे क्या है, किसी समय में मान के चलो, मैं बात बता रहा हूँ आपको, ये 1900 में, है ना। इस एरिया में क्या है कि काफी अच्छा खासा डेंस वेजिटेशन रहा होगा, ठीक ना। यहाँ पे काफी अच्छा खासा डेंस वेजिटेशन रहा होगा। अब क्या हुआ कि किसी कारणवश यहाँ पे क्या हुआ, ये सारे ट्रीज वगैरह फेल कर दिए गए, ठीक है। सारे ट्रीज को क्या यहाँ इन्होंने काट दिया, ठीक है। अब ये एरिया क्या आपका ब्लैंक हो गया। तो अब क्या है, फिर से इस एरिया पे हम लोग वेजिटेशन जो है उसको क्रिएट कर रहे हैं। आइदर आर्टिफिशियली, सॉरी आर्टिफिशियली अगर हम क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, नेचुरली नहीं, आर्टिफिशियली। तो इस प्रोसेस को हम लोग रिफॉरेस्टेशन कहेंगे, ठीक है। क्या हम यहाँ क्या करें, हम लोग रीस्टॉकिंग कर रहे हैं। जो चीज पहले थी उसको फिर से दोबारा हम लोग उसको क्या कर रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं। तो ये हमारा हुआ रिफॉरेस्टेशन। अब एफॉरेस्टेशन क्या है? तो एफॉरेस्टेशन रेफर्स द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ फॉरेस्ट बाय आर्टिफिशियल मींस। ऑब्वियस आर्टिफिशियल ही होगा, क्यों? क्योंकि हम लोग आर्टिफिशियल रीजनरेशन की बात कर रहे हैं ना। ऑन एन एरिया फ्रॉम विच फॉरेस्ट वेजिटेशन हैज ऑलवेज और लॉन्ग बीन एब्सेंट, ठीक है। अब यहाँ क्या है कि सपोज दैट कि यहाँ एक एरिया है, यहाँ एरिया जो है ये बैरन पड़ा हुआ है, जो लैंड है हमारा ये बैरन पड़ा हुआ है, ठीक है, बैरन लैंड है। यहाँ पे वेजिटेशन कभी था ही नहीं, ठीक है। सालों से यहाँ वेजिटेशन नहीं है और इस लैंड पे आप अगर प्लांटेशन कर रहे हो, है ना, इस लैंड पे अगर आप प्लांटेशन कर रहे हो तो ये आपका एफॉरेस्टेशन कहलाएगा, ठीक है। चलिए, अब बात करेंगे व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द चॉइस ऑफ रीजनरेशन, ठीक है। तो हमने जो रीजनरेशन की टाइप्स देखी थी उसमें पहला हमारा था नेचुरल रीजनरेशन, दूसरा जो हम देख रहे हैं आर्टिफिशियल रीजनरेशन, और एक था हम लोगों का नेचुरल रीजनरेशन सप्लीमेंटेड बाय आर्टिफिशियल रीजनरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे ये थर्ड वाला जो ऑप्शन है, थर्ड टाइप जो है, इसमें तो आपको आर्टिफिशियल और नेचुरल रीजनरेशन दोनों की हेल्प लेनी होगी, है ना। तो मेन जो मेजर बच जाता है ये दोनों बचता है। तो इन दोनों में से हम लोगों को सिलेक्शन किस किस चीज को सेलेक्ट करें, किस टाइप को सेलेक्ट करें। इधर हम लोग जो नेचुरल ग्रो कर रहे हैं फॉरेस्ट उसको ऑप्ट करें या फिर आर्टिफिशियल, ठीक है। तो कुछ मेजर फैक्टर्स होते हैं, है ना, कुछ मेजर फैक्टर्स हैं हमारे
हमारे पास कुछ मेजर फैक्टर्स है जो कि इन दोनों रीजनरेशन टाइप को कैसे अफेक्ट करते हैं। तो वो पहला जो अफेक्ट है, वो फैक्टर है, वो है यील्ड। ठीक है, यील्ड का मतलब क्या होता है? यील्ड का मतलब होता है, मैं आपको बता रहा हूँ, जो हमें प्रोड्यूस मिल रहा है ना, प्रोड्यूस मिल रहा है, उत्पाद जो मिल रहा है, उसको हम लोग यील्ड बोलते हैं। तो इस केस में हम लोग को ये देखा गया कि जो हमारा यील्ड होता है ना, ये हम लोग को हाई मिलता है इन केस ऑफ आर्टिफिशियल रीजनरेशन, है ना। आर्टिफिशियल रीजनरेशन के केस में हम लोग को जो यील्ड है वो हाई मिलती है एज कंपेयर टू व्हाट, नेचुरल रीजनरेशन। इसका रीजन क्या है? देखिए, रीजन सिंपल सा है, बड़ा सिंपल है। अगर एक फॉरेस्ट है, नेचुरली फॉरेस्ट है, वहां पे क्या आपको वहां पे हर एक तरह की स्पीसीज मिल जाएगी। वहां ऐसा तो नहीं है कि आप, जो ह्यूमन इन्फ्लुएंस है, आप ऐसा तो नहीं है कि वैल्यूएबल टिम्बर स्पीसीज को ही रखोगे और बाकी को काट दोगे। वहां तो सारा कुछ आपको मिलेगा, वीड मिलेगा, है ना, क्लाइंबर्स मिलेंगे, क्रीपर्स मिलेंगे, सब कुछ मिल जाएंगे। बट इन केस ऑफ आर्टिफिशियल रीजनरेशन हम क्या करते हैं, ऐसे प्लांट्स को लगाते हैं जो कि ज़्यादा प्रोडक्शन हो, हमको ज़्यादा मैक्सिमम यील्ड मिले हमको। तो यील्ड जो है हम लोगों को आर्टिफिशियल रीजनरेशन में अधिक मिलता है एज कम्पेयर टू नेचुरल रीजनरेशन। तो अगर आपको यील्ड के पर्पज से आप ये फॉरेस्ट्री को अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, प्लांटेशन करना चाह रहे हो, तो आप आर्टिफिशियल प्लांटेशन करो। देन है क्रॉप कंपोजिशन। क्रॉप कंपोजिशन की बात करें तो यहाँ भी सेम आपको आर्टिफिशियल रीजनरेशन में आप क्रॉप कंपोजिशन अच्छा ले सकते हो, है ना, क्योंकि क्या है, आप अपने हिसाब से कंपोजिशन को मैनेज कर सकते हो, रेगुलेट कर सकते हो, है ना। बट इन केस ऑफ नेचुरल रीजनरेशन आपको ये देखने को नहीं मिलेगा। अगला है हमारा रिस्क ऑफ डैमेज बाय पेस्ट। ठीक है, अब यहाँ क्या हो जाती है, यहाँ पे ये गेम उल्टा हो जाता है। नेचुरल रीजनरेशन जो है यहाँ ज़्यादा बेटर परफॉर्म करती है। इसका रीजन क्या है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। अब आप मान के चलो, यहाँ पे सभी सिमिलर ट्री आपने लगा रखा है, ठीक है। सपोज आपने यहाँ पे पॉपुलर प्लांटेशन कर रखी है ना, पॉपुलर प्लांटेशन कर रखी है। अब जो है, अगर इंसेक्ट पेस्ट अटैक हुआ, जो कि पॉपुलर के लिए काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल है और पॉपुलर इससे काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है, इसका मतलब कि पॉपुलर को ये इंसेक्ट काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। तो ये क्या करेगा, इंसेक्ट या पेस्ट जो है, ये क्या करेगा, एक अगर पेड़ को ये इन्फेक्ट करेगा तो ये क्या है, धीरे धीरे सारे पेड़ जो है, सारे ट्रीज है पॉपुलर के सारे को क्या करेगा, ये डिस्ट्रॉय कर देगा। तो आपका यहाँ क्या होगा, रिस्क जो है पेस्ट के डैमेज का, यहाँ आपको आर्टिफिशियल रीजनरेशन में ज़्यादा देखने को मिलता है एज कम्पेयर टू नेचुरल रीजनरेशन। नेचुरल रीजनरेशन में क्या है, बहुत प्रकार के आपको पेड़ मिल जाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आपको ट्री मिल जाएंगे, ठीक ना। मान के चलिए, अगर एक टाइप जो एक स्पीसीज है वो अगर इफेक्ट हो रहा है पेस्ट से, मान के चलिए ये वाले इफेक्ट हो गए, ये वाले ट्रीज जो सारे मर गए, ठीक है, डिस्ट्रॉय हो गए, आपको ये सारा तो बचा, ठीक है। तो ये चीज है, आपको जो डैमेज वगैरह है देखने को मिलता है पेस्ट में, तो इसमें अगर आपको देखना है तो हम लोग को नेचुरल रीजनरेशन जो है वो ज्यादा बेटर परफॉर्म करता है। सिमिलरली रिस्क ऑफ लॉस एंड डिटोरिएशन ऑफ सॉइल। तो यहाँ भी आपको जो नेचुरल रीजनरेशन है ना, ये आपको बेटर परफॉर्म करता है एज कम्पेयर टू आर्टिफिशियल रीजनरेशन। देन जेनेटिक कंसिडरेशन। अब यहाँ पे फिर से यहाँ पे आर्टिफिशियल रीजनरेशन हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ठीक है। आर्टिफिशियल रीजनरेशन ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्यों? क्योंकि देखिए, हम लोग जेनेटिक जब कंसिडर करते हैं तो क्यों, उसका रीजन क्या होता है, रीजन ये है कि देखिए, हम लोग जो फॉरेस्ट्री की कल्टीवेशन कर रहे हैं, ट्रीज की कल्टीवेशन कर रहे हैं, इसी के हम लोग करते हैं आपके टिम्बर के लिए, ठीक है, टिम्बर कल्टीवेशन के लिए करते हैं। तो टिम्बर जब अच्छा होगा, स्ट्रांग होगा, ड्यूरेबल होगा, जेनेटिकली सुपीरियर होगा, जेनेटिकली सुपीरियर होगा, तो हमको जो कॉस्ट मिलता है, मार्केट वैल्यू जो है हमारी, है ना, हमारी जो मार्केट वैल्यू है, वो मार्केट वैल्यू क्या होगी, अच्छी खासी मिलेगी। तो जेनेटिक कंसिडरेशन अगर हम देखते हैं तो उस केस में हम लोग आर्टिफिशियल रीजनरेशन को चूज करते हैं। टाइम एंड कॉस्ट की अगर हम बात करें तो टाइम एंड कॉस्ट में यहाँ पे सिमिलरली आपको यहाँ फिर से नेचुरल रीजनरेशन जो ये ऑप्ट करते हैं। इसलिए ऑप्ट करते हैं क्योंकि देखिए, आर्टिफिशियल रीजनरेशन में क्या होता है ना, कि समय बहुत लगता है और आपको जो कॉस्ट है,
मैनेजमेंट का जो कॉस्ट है, कॉस्ट हेयर फॉर मैनेजमेंट, है ना, मैनेजमेंट की जो कॉस्ट है ये आपको इंक्रीज हो जाती है। तो कहीं ना कहीं ये नेचुरल रीजनरेशन आपको बेटर रहता है ना। ये देखिए मैंने यहाँ सबके साइड में लिख रखा है, यील्ड के लिए आप आर्टिफिशियल रीजनरेशन को, क्रॉप कंपोजिशन के लिए आर्टिफिशियल रीजनरेशन, रिस्क ऑफ डैमेज बाय पेस्ट में आप नेचुरल रीजनरेशन को ऑप्ट करो, देन रिस्क ऑफ लॉस एंड डिटोरिएशन सॉइल में नेचुरल रीजनरेशन, एंड जेनेटिक कंसीडर में आर्टिफिशियल रीजनरेशन, टाइम एंड कॉस्ट में नेचुरल रीजनरेशन। चलिए अब अगली टॉपिक है हमारी आर्टिफिशियल रीजनरेशन इज कैरी आउट इन फॉलोइंग वेज। ठीक है, आर्टिफिशियल रीजनरेशन को तो हमने देख लिया है ना कि क्या जो होता है ये। उसके बाद चॉइस ऑफ रीजनरेशन भी देखा हमने कि नेचुरल रीजनरेशन कब चूज करते हैं हम लोग, आर्टिफिशियल रीजनरेशन को कब चूज करते हैं। अब यहाँ बात करेंगे आर्टिफिशियल रीजनरेशन के जो तरीके हैं, इसको करने के लिए क्या क्या तरीके हैं उस पर बात करेंगे। तो पहला जो है कुछ स्टेप्स में ये बटे हुए हैं, है ना, मेजरली ये 5 स्टेप्स में डिवाइडेड है ना, मेजरली 5 स्टेप जो है हमारे डिवाइडेड है। पहला हम लोग क्या करते हैं, पहला स्टेप में हम लोग सिलेक्शन ऑफ स्पीसीज, सिलेक्शन ऑफ स्पीसीज, आप कौन सी स्पीसीज लगाना चाह रहे हो, ठीक है, आपकी डिजायर्ड स्पीसीज क्या है, पहला वो मेथड, पहला वो स्टेप हो। दूसरा क्या है, आप जहां लगा रहे हो, ठीक है, साइट, साइट सिलेक्शन, साइट सिलेक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। पिछली जो हमारी वीडियो है उसमें हमने बात करी है लोकेलिटी फैक्टर्स की, है ना, लोकेलिटी और साइट, लोकेलिटी और साइट एक ही है। तो लोकेलिटी फैक्टर्स के बारे में हमने देखा, तो हमको पता है कि जो साइट लोकेलिटी फैक्टर्स है वो कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना, साइट सिलेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। थर्ड मेथड है हमारा चॉइस ऑफ मेथड ऑफ आर्टिफिशियल रीजनरेशन। ठीक है, आर्टिफिशियल रीजनरेशन के कुछ मेथड्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि हमने बात करा है सोइंग, प्लांटिंग, ठीक है, तो कौन सा मेथड हम लोग अप्लाई करेंगे वो देखना है। देन स्पेसिंग, ठीक है, स्पेसिंग दो तरह की, अगर आप मान के चलो ट्रीज वगैरह लगा रहे हो तो एक होगा आपका वाइडर स्पेसिंग और एक होगा आपका क्लोज स्पेसिंग, है ना। जब आप एक एक से एक दो सीडलिंग्स को आप जब सामने सामने लगा रहे हो तो वो क्लोज स्पेसिंग कहलाएगा, और जब दोनों के बीच में डिस्टेंस ज्यादा होगा तो वो वाइडर स्पेसिंग कहलाएगा, है ना। अब अगला आ जाता है हमारा अरेंजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्क। ठीक है, तो इसमें हम लोग अरेंजमेंट और जो प्रॉपर वर्क है उसको कैसे ऑर्गेनाइज करें, क्या क्या जरूरतें हैं, उन सभी को देखेंगे। चलिए एक एक करके हम बात करते हैं। देखिए चॉइस ऑफ स्पीसीज, ठीक है, जब हम चॉइस ऑफ स्पीसीज को देखते हैं, सिलेक्शन ऑफ स्पीसीज की बात आती है, तो ऐसी स्पीसीज हम लोगों को लेना है जिसका कि ह्यूमन नीड्स हो। ठीक है, ऐसा स्पीसीज ना लेने की जिसका कोई ह्यूमन नीड्स ही ना हो, है ना। मान के चलिए अगर हम ले लिए कि आप, ऐसे तो हर एक चीज का जो अपना अपना एक यूज होता है, अपना अपना एक यूनिक फीचर्स होता है, बट आप मान के चलो कि कोई एक एरिया है ना, एक एरिया है और यहाँ क्या है, फ्यूल वुड की जरूरत है। ठीक है, जो फ्यूल वुड है हम लोग रेगुलरली मान के चलो जो कुकिंग वगैरह करते हैं, खाना वगैरह बनाते हैं, और उस विलेज में जो है जनरली क्या है कि लोग लकड़ी से ही खाना बनाते हैं, एलपीजी वगैरह कम अवेलेबल है। तो यहाँ क्या है, यहाँ पे ऐसी प्लांटेशन करनी चाहिए जिसपे क्या है, जो फ्यूल वुड वगैरह प्रोडक्शन अच्छा रहे। ठीक है, तो पहला ये हो गया। यहाँ बात हम लोग कर रहे हैं कि चॉइस ऑफ स्पीसीज जो है वो किस किस चीज़ों पे डिपेंड करती है। तो पहला देखिए ह्यूमन नीड पे, अकॉर्डिंग टू ह्यूमन नीड ये अल्टर करेगी। देन है कि हमने बात करा है इकोनॉमिक वैल्यूज पे। ठीक है, अगर आप कमर्शियल प्लांटेशन करना चाह रहे हो, कमर्शियल फॉरेस्ट्री करना चाह रहे हो, तो आपको क्या चाहिए, आप देखोगे टिम्बर की क्वालिटी सही होनी चाहिए जिससे आज ज़्यादा से ज़्यादा आपको इकोनॉमिक वैल्यूज मिले, मार्केट वैल्यू मिले। ठीक है, पैसा आएगा तब। देन है अडेप्टेबल टू क्लाइमेट कंडीशन प्रिवेलिंग इन द एरिया। ठीक है, ये भी चीज काफी ज्यादा जरूरी है कि क्लाइमेटिक कंडीशन को वो टॉलरेट करना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग अडेप्ट करना चाहिए। ठीक है, मान के चलिए अगर हम कोस्टल एरिया में रह रहे हैं, ठीक है, आप जो रह रहे हो, आप कोस्टल एरियाज में रह रहे हो, आप समुद्र के किनारे रह रहे हो, ठीक है, समुद्र किनारे रह रहे हो, यहाँ पे क्या, आप यहाँ पे अगर आप ऐसे ट्रीज लगा दोगे जो कि सॉल्ट
एंड वाटर लॉगिंग कंडीशन, वाटर लॉगिंग कंडीशन टॉलरेंट नहीं, ठीक है, टॉलरेंट नहीं है। इसका मतलब ये कि अगर सॉल्ट वाटर के कंडीशन में और पानी जमा हुआ रहा तो उस ट्री जो है, वो ट्री है क्या होगा, मर जाएगा, सरवाइव नहीं कर पाएगा खुद को। तो ऐसे केस में क्या है, वहां पे अगर आप लगा दोगे वैसे ट्रीज, तो क्या है कि आपका प्लांटेशन सारा का सारा मर जाएगा। तो वहां पे हम लोग को ये देखना है कि ऐसे ट्रीज जो कि उस कंडीशन में सरवाइव कर पाए, उस ट्रीज को लगाना है ना। तो लोकेलिटी जो हमारा है, जो साइट है, जो एरिया है, वहाँ क्लाइमेटिक कंडीशन देखना है कि कौन सा ट्री सुटेबल रहेगा। इसके बाद आती है सॉइल ऑफ द रीजन नीड टू बी कंसिडर्ड बिफोर सेलेक्टिंग। इसके बाद आप ये भी जानते हैं कि हर एक ट्री जो है उसका एक अपना अपना क्या होता है, जो है अपना अपना एक फेवरेबल सॉइल कंडीशन होता है, ठीक है, जिसमें वो काफी अच्छा ग्रो करता है। इस चीज को हम लोग को कंसिडर करना है। इसके बाद है शुड इम्प्रूव सॉइल कंडीशन एंड रिड्यूसेस सॉइल इरोजन। ऐसी स्पीसीज को हम लोग को सेलेक्ट करना है जो क्या करे, उस हमारे एरिया की सॉइल कंडीशन को इम्प्रूव करे। अगर हम प्लांटेशन कर रहे हैं तो सॉइल कंडीशन इम्प्रूव इम्प्रूव करे डे बाय डे, ठीक है, as the time passes, and also they must reduce the soil erosion, or you can say the reduce the impact of soil erosion, minimize the soil erosion, ठीक है, जो हमारा soil erosion हो रहा है उसको कम करे। ऐसी स्पीसीज को हम लोग को लगाना है। इसके अलावा है शुड बी रेजिस्टेंट टू पेस्ट एंड डिजीज, ठीक है, तो ऐसा स्पीसीज लेना है जो कि जो डिजीज रेजिस्टेंस हो, है ना, पेस्ट रेजिस्टेंस हो। ऐसा नहीं कि हम लोग लगा दिए और काफी ज्यादा वहाँ डिजीज वगैरह से वो इंटॉलरेंट है, लड़ नहीं पा रहा है, तो क्या होगा, सारा का सारा हमारा प्लांटेशन जो है वो खत्म हो जाएगा, लॉस हो जाएगा काफी ज्यादा। अगली है शुड बी फास्ट ग्रोइंग। फास्ट ग्रोइंग स्पीसीज होगा तो क्या होगा, हमारा जो प्रोड्यूस है ना, जो प्रोड्यूस है, जो हार्वेस्ट है, ठीक है, वो क्या होगा, आपको जल्दी मिलेगा। जल्दी मिलेगा तो आप क्या है, उससे पैसा कमाओगे, फिर उसके बाद लगा दोगे। मान के चलो हार्वेस्ट आपको 10 ईयर्स में मिल जा रहा है, ठीक है, 10 ईयर्स में मिल रहा है तो 10 ईयर्स में आप एक फसल काट रहे हो, फिर अगले 10 ईयर्स में दूसरा लगा दो। अगर अगर आप मान के चलो आपका जो ट्री स्पीसीज है उसका टाइम पीरियड, मैच्योरेशन टाइम पीरियड ये 20 साल है, तो यहाँ पे आपने 10-10-20 साल में आपने 2 बार हार्वेस्ट करा, और यहाँ पे आप एक बार हार्वेस्ट कर रहे हो, है ना, तो इसको भी देखा जाता है। इसके बाद है शुड नॉट प्रोड्यूस एनी एलिलोपैथिक इफेक्ट है। अब देखिए ये आप लोगों के सामने एक न्यू टर्म आ गया, एलिलोपैथिक इफेक्ट। क्या होता है ये, मैं आपको देखिए अभी हल्का सा एक ब्रेक कर दे रहा हूँ। एलिलोपैथिक इफेक्ट क्या होता है कि इसमें क्या है कि जो ट्रीज वगैरह होते हैं ना, ट्रीज क्या करते हैं, खुद को बचाने के लिए, है ना, वो क्या करते हैं, केमिकल्स रिलीज करते हैं, केमिकल्स रिलीज करते हैं, जिससे कि क्या है, वो दूसरे प्लांट्स वगैरह को क्या करते हैं, अपने सराउंडिंग एरियाज में ग्रो नहीं करने देते हैं। तो वैसे प्रोसेस, उसी प्रोसेस को एलिलोपैथिक इफेक्ट बोलते हैं। जनरली इक्विलिप्टस में देख लोगे आप, ठीक है, जगलेंस रीजिया में देख लोगे, तो वो लोग क्या, वो ट्रीज वगैरह जो क्या होते हैं उसके आसपास के एरिया जो होते हैं ना, इस एरिया में आप देखोगे आपको अच्छा खासा वेजिटेशन वगैरह नहीं दिखेगा, प्लांट्स वगैरह नहीं दिखेगा, क्यों, क्योंकि वो उनके जो लीफ फॉल होते हैं ना, लीफ लीफ में केमिकल्स होता है ना, जो कि एलिलोपैथिक इफेक्ट शो करता है। तो आपको ये भी देखना है। इसके बाद है शुड नॉट बिकम वीड इन फ्यूचर। ऐसी ट्री स्पीसीज को सेलेक्ट नहीं कर लेना है जो कि क्या करे कि आपके आसपास जो है, जो सराउंडिंग में जो वेजिटेशन है उसको भी सप्रेस कर दे और उस पूरे एरिया में डोमिनेट हो जाए एकदम वीड की तरह। तो इन सभी चीजों पे हम लोगों को ध्यान देना है। अगली टॉपिक जो है हमारी है ये सिलेक्शन ऑफ साइट। हमने स्पीसीज सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, हमने, सॉरी, हमने क्या करा, हमने स्पीसीज सिलेक्शन कर लिया, स्पीसीज सिलेक्शन हो गया। अब सिलेक्शन ऑफ साइट, तो साइट सिलेक्शन करते वक्त हमें 4 चीजों की ध्यान रखनी है। साइट सिलेक्शन में हम लोग को टोपोग्राफिक फैक्टर देखना है, क्लाइमेटिक फैक्टर देखना है, इडेफिक फैक्टर देखना है, बायोटिक फैक्टर देखना है। टोपोग्राफिक फैक्टर में आप क्या क्या देखोगे, तो इसमें हम लोग देखते हैं एलिवेशन देखते हैं, एल्टीट्यूड देखते हैं, ठीक है, ये सभी आपको, हमने जो पुरानी वीडियोस बना रखी है अपनी, उसमें हम लोगों ने इन चारों टॉपिक को डिटेल में डिस्कस कर रखा है लोकेलिटी फैक्टर्स में। जो लोग नए हैं आप लोग जाके देख लेना, ठीक है,
वीडियोस पड़ा बना हुआ है। क्लाइमेटिक फैक्टर्स में हम लोग रेनफॉल हो गया, सनलाइट हो गया, फ्रॉस्ट हो गया, स्नो हो गया, देन आपका विंड हो गया। तो ये सभी चीज को देखते हैं। इडाफिक फैक्टर में हमारा जो सॉइल है इसको देखते हैं। बायोटिक फैक्टर में क्या है, एनिमल है, पेस्ट्स है, यहाँ पे हम लोग भी हैं। ठीक है, तो ये सभी चीजें हैं। इनको आप अर्लियर जो मेरी वीडियो है ना, ठीक है, जो लोग नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, इससे आपको रेगुलर जो वीडियो है आप तक पहुंचते रहेंगी और आप जाके इसे देख लो, समझ में आ जाएगा आपको अच्छे से। चलिए अब हम बात करते हैं चॉइस ऑफ मेथड। ठीक है, हमने 2 स्टेप अपना कंप्लीट कर लिया। हमने क्या करा, हमने अपने जो 2 स्टेप्स थे इसको कंप्लीट करा। पहला तो, अरे ये क्या हो जा रहा है बार बार। हाँ, पहला तो हमने स्पीसीज को सेलेक्ट कर लिया, दूसरा क्या, हमने साइट भी सेलेक्ट कर लिया। अब तीसरी जो है हम लोग सेलेक्ट करेंगे कि कौन सा मेथड अप्लाई करना है आर्टिफिशियल रिजनरेशन के लिए। ठीक है, तो 2 मेथड है, एक तो सोइंग है और प्लांटिंग है। अब पहले देखते हैं सोइंग। तो सोइंग क्या है, जनरली ऐसा ये एक प्रोसेस है जिसमें लोग प्लांट सीड्स को सो करते हैं। ठीक है, देखिए सिंपली इट रेफर्स टू द स्कैटरिंग और इम्प्रेगनेटिंग ऑफ सीड्स ओवर द ग्राउंड फॉर ग्रोइंग प्लांट्स। ये डेफिनेशन जो है आप, है ना, डेफिनेशन जो है आप अपने मेंस के पेपर में लिख सकते हो। अगर आ गया तो आप इसको आराम से लिखना। एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात कर दे रहा हूँ मैं। देखिए एडवांटेज क्या है, सोइंग का एडवांटेज, पहला एडवांटेज ये है कि ये कम टाइम लेता है और कम कॉस्ट लेता है। कैसे लेता है मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए इसमें क्या करना है ना कि आपको जो है पिट नहीं बनाना पड़ता है, गड्ढा जो करते हैं हम लोग प्लांटिंग के लिए वो नहीं करना पड़ता है यहाँ पे। दूसरा क्या है, यहाँ पे जो गड्ढा वगैरह कर रहे हो तो आपको क्या है, आप ऐसा तो नहीं है कि आप अकेले खुद पे खुद कर दो, बड़े सा एरिया है तो वहाँ पे क्या आपको लेबर चाहिए होता है, लेबर कॉस्ट लगेगा ना। तो यहाँ पे क्या है, लेबर कॉस्ट भी नहीं लग रहा है, सीट शो करना है सिंपल। तो ये आपको पहला हो गया इसका एडवांटेज। दूसरा एडवांटेज क्या है कि इस केस में क्या होता है ना, जब रूट हम लोग जो सॉरी सीड जो है हमारा, जो सीड को हम सॉइल में डालते हैं तो ये क्या है, इनिशिएट करता है, एकदम शुरू से शुरुआत होता है और अपने रूट्स को अच्छा खासा फॉर्मली जो है स्टेबलाइज करता है। ठीक है, तो इसका जो रूट ग्रोथ होता है काफी अच्छा खासा होता है इसके इसके साथ साथ इसके साथ कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है, तो पहला डिसएडवांटेजेस ये है कि अगर आप सीड सो कर रहे हो तो यहाँ बहुत कम चांस नहीं, यहाँ चांसेस कम रहती है कि मान के चलो अगर आप 500 सीड्स को सो कर रहे हो तो आपको देखने को मिलेगा कि मान के चलिए 100 सीड जो है वो आपका क्या है, वो मर जाता है, डाई हो जाता है, पॉसिबिलिटीज है। तो यहाँ पे आपको क्या है, काफी ज्यादा सीड्स की जरूरत पड़ती है ना। मान के चलो अगर आपको 300 प्लांट्स चाहिए ही चाहिए तो आप वहाँ पे 300 सीड्स नहीं, उससे आप ज्यादा लगाओगे, 500 सीड्स यूज करोगे। क्यों, क्योंकि हो सकता है कि बहुत सारी सीड क्या है, जर्मिनेट ना करें किसी कारणवश। तो यहाँ पे सीड्स की क्वालिटी आपको ज्यादा लेनी होगी। ठीक है, सॉरी सॉरी, ह्यूज क्वालिटी नहीं यहाँ पे, सॉरी टाइपिंग मिस्टेक, यहाँ पे ह्यूज क्वांटिटी होगा आपको। ठीक है, न्यू न्यू सॉरी, हाँ क्वालिटी नहीं, यहाँ क्वांटिटी होगा, क्वांटिटी होगा। ठीक है, इसको आप सही कर लेना। इसके बाद है बर्ड्स एंड एनिमल्स ईट द सीड। दूसरी डिसएडवांटेज क्या है कि कई बार ऐसा होता है कि जो बर्ड्स वगैरह एनिमल्स वगैरह होते हैं सीड्स को खा जाते हैं बिफोर जर्मिनेशन, तो वो भी एक रीजन है। तीसरा क्या है, सीडलिंग मोर्टेलिटी इज हायर देन प्लांटिंग। ठीक है, जितना आप सीड लगा रहे हो ना कहीं मोर्टेलिटी रेट जो होता है वो ज़्यादा हो जाएगा तो वो आपको दिक्कत हो जाता है। इसीलिए हम लोगों को क्या, सीड की जो क्वांटिटी है वो अधिक लेनी पड़ती है। अगला प्रॉब्लम है हमारा वीड प्रॉब्लम। अब देखो मान के चलो ये एरिया है, लैंड है जिसपे हम लोग फॉरेस्ट क्रॉप लगा रहे हैं। यहाँ पे अगर आप सीड सो कर रहे हो तो क्या पहले से तो क्या एरिया हमारा ब्लैंक है, तो ये सीड जब तक जर्मिनेट होगा, है ना, सीडलिंग स्टेज में जाएगा तब तक तो यहाँ पे ग्रासेस वगैरह काफी सारे उगाएंगे, वीड्स वगैरह उगाएंगे। तो यहाँ वीड्स का प्रॉब्लम काफी देखने को मिलता है ना। इसके बाद क्या है, सीडलिंग स्टेब्लिशमेंट पीरियड इज लॉन्ग। अब चूंकि देखिए सीड्स है, पहले सीड पहले जर्मिनेट होगा, जर्मिनेट होने के बाद सीडलिंग स्टेज में आएगा, तो ये प्रोसेस जो है ना, टाइम पीरियड यहाँ थोड़ा ज्यादा लंबा हो जाता है ना।
अब बात करते हैं हम लोग प्लांटिंग के बारे में। ठीक है, सोइंग को देख लिया, प्लांटिंग क्या है? तो इट्स एन एक्ट और ऑपरेशन ऑफ सेटलिंग द सीडलिंग्स इन द ग्राउंड फॉर प्रोपगेशन ऑफ प्लांट। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ हम लोग सीडलिंग लेते हैं। ठीक है, सोइंग में हम लोग सीड को ले रहे थे, बट इन केस ऑफ प्लांटिंग वी यूज सीडलिंग्स। ओके, सो नर्सरी रेट सीडलिंग्स वी यूज फॉर दी प्लांटिंग पर्पसेस। ठीक है, आप नर्सरी से हम लोग देखो, आप देखोगे वो नर्सरी में जो छोटे छोटे प्लांट्स वगैरह जो है वो पॉली बैग्स वगैरह में तैयार करके रखे हुए रहते हैं, और हम लोग क्या करते हैं, सिंपली मार्केट से जाते हैं और नर्सरी वाले प्लांट लेके आते हैं और यहाँ अपने गमले वगैरह में लगा लेते हैं। तो वही है कि सीडलिंग्स को हम लेते हैं और फिर ग्राउंड ग्राउंड में हम लोग उसको लगाते हैं। यहाँ एडवांटेजेस कुछ हैं। पहला एडवांटेज क्या है कि सीडलिंग स्टेब्लिशमेंट का जो रेट होता है ना, वो हाई होता है। हाई इसलिए होता है क्योंकि सीडलिंग तो पहले से है, आपको क्या करना है, केवल से उसको ला के अपने गमले में लगा देना है, इधर बाय लैंड जमीन में लगा देना है ना, उसका केयर करना, पानी वगैरह देते रहना है। यहाँ पे क्या है, रेट जो है ना, सक्सेस रेट थोड़ा हाई होता है एज कम्पेयर टू सीड्स, है ना। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ 100% रहता है, बस एज कम्पेयर टू सीड्स यहाँ जो रेट ऑफ सक्सेस है सीडलिंग स्टेब्लिशमेंट की, ये हाई होती है। सीड रिक्वायरमेंट इज लेस। ठीक है, और यू कैन ऑल्सो से सीडलिंग्स, मान के चलिए अगर आपको 400 प्लांट्स लगाना है ना, अगर 400 प्लांट्स आपको चाहिए ही चाहिए, तो आप अगर मान के चलो 400 प्लांट्स लगा भी रहे हो ना, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम हो सकता है आपको 20 प्लांट्स नहीं लगेगा, आपको सी 80 प्लांट्स तो लगेंगे। तो यहाँ जो है आपको सीडलिंग्स वगैरह जो है ना, इसका रिक्वायरमेंट कम है एज कम्पेयर टू सीड्स। देन सीडलिंग स्टेब्लिशमेंट पीरियड इज शॉर्टर। ठीक है, यहाँ पे पीरियड जो शॉर्टर होता है इसीलिए क्योंकि पहले से तो वो जर्मिनेट हो ही चुका है ना, सीडलिंग बन ही चुका है, तो यहाँ प्रोसेस जो है स्लो हो जाती है। वीड प्रॉब्लम कम मिलता है ना, यहाँ वीड्स का भी चांसेस कम हो जाता है। इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है, तो यहाँ पे देखिए कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग हायर है, सीड्स के कंपेयर्स में सीडलिंग्स की जो कॉस्ट आती है ना, ये आपको हाई पड़ेगी। इसके अलावा आपको परफेक्ट नॉलेज होना चाहिए, स्किल्स आना चाहिए, कैसे प्लांट्स लगा रहे हो, है ना, उसको केयर करना चाहिए। तीसरा क्या है, मान के चलो अगर लार्ज एरिया है तो आपको क्या है, लगाने के लिए लेबर चाहिए, मैनेजमेंट कर रहे हो, वीडिंग कर रहे हो, क्लीनिंग कर रहे हो, तो उसके लिए मैनेजमेंट, तो ये सभी इसके डिसएडवांटेजेस हैं। अब चलिए बात करते हैं प्लांटिंग टाइम एंड प्लांटिंग मेथड, है ना। तो बेसिकली 4 टाइम दिया है गया है जो बेसिकली सुटेबल है फॉर दी सक्सेसफुल प्लांटेशन। ऐसा नहीं कि प्लांट लगा दिए उसके बाद हमको उससे कोई मतलब नहीं है, वो मरे या जिए। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। ऐसा एक टाइम हम लोग चूज करते हैं जिस टाइम में लगाएं तो जो हम लोग का प्लांट का स्टैब्लिशमेंट है, सीडिंग स्टैब्लिशमेंट की जो रेट है वो हाई हो। तो पहला पीरियड है मानसून प्लांटिंग। ठीक है, मानसून प्लांटिंग। दूसरा आपका है प्री मानसून प्लांटिंग, तीसरा विंटर प्लांटिंग और चौथा स्प्रिंग प्लांटिंग। ठीक है, तो ये 4 टाइम है जिसमें बेसिकली आपको प्लांटिंग ज़्यादा देखने को मिलते हैं। मेथड्स क्या है, प्लांटिंग में 2 तरह के मेथड्स को हम लोग अप्लाई करते हैं, एक इंटायर प्लांटिंग एंड दूसरा है स्टम्प प्लांटिंग। नाम से ही जैसे पता चल रहा है हम लोगों को, इंटायर प्लांटिंग में क्या होगा कि पूरा का पूरा प्लांट हम लोग लगाएंगे। ठीक है, पूरा का पूरा प्लांट, दैट मीन्स यहाँ ये प्लांट है, प्लांट का रूट हो गया, ये हमारा स्टेम वाला पार्ट, यहाँ पे आपके शूट्स हैं, है ना। ठीक है, तो पूरे के पूरे प्लांट को हम कंसीडर करते हैं इन केस ऑफ व्हाट, इन केस ऑफ इंटायर प्लांटिंग, है ना। अब देखिए इसमें 3 तरह से हम लोग कर सकते हैं। पहला क्या है कि प्लांटिंग नेकेड रूट सीडलिंग्स। इसमें क्या होगा कि आप क्या करते हो कि प्लांट जो है नर्सरी से उसको निकालते हो। ठीक है, और यहाँ पे सॉइल वगैरह जो है, जैसे आप देखे होंगे कि प्लांट को सीधा कबाड़ ले रहे हैं हम लोग। ठीक है, जो रूट है उसका रूट जो है, ये यहाँ इस पहले केस में जो है, जो हम बात कर रहे हैं नेकेड रूट सीडलिंग, इस केस में क्या होता है, जो रूट है इसके साथ सॉइल अटैच नहीं होता है ना, सॉइल निकला हुआ है। इसको हम लोग क्या करते हैं फर्दर, फिर हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं, ट्रीटमेंट विथ व्हाट, फंजीसाइड से ट्रीटमेंट करते हैं, ताकि जो सॉइल बॉर्न डिजीजेस हैं, सॉइल बॉर्न डिजीजेस, है ना,
सॉइल बॉर्न डिजीजेज जो है वो इसको ज़्यादा इम्पैक्ट ना पहुंचाए, हार्मफुल इम्पैक्ट नहीं पहुंचा पाए, इस चीज़ के लिए हम लोग ये ट्रीटमेंट करते हैं, फंजाइसाइड ट्रीटमेंट। इसमें रूट ट्रीटमेंट किया जाता है। तो इस केस में क्या है, प्लांटिंग को हम लोग कैसे करते हैं, जो नेकेड रूट सीडलिंग्स, ठीक है। दूसरे केस में क्या होता है, प्लांटिंग सीडलिंग विद बॉल ऑफ अर्थ। तो इसमें मिट्टी के साथ हम लोग क्या करते हैं, मिट्टी के साथ उसको निकालते हैं और फिर लगा देते हैं। तीसरा क्या है कि प्लांटिंग सीडलिंग्स इन कंटेनर, की कंटेनर में आप लगा दे रहे हो। तो ये 3 टाइप्स हो गए। इसके अलावा है स्टम्प प्लांटिंग। स्टम्प प्लांटिंग क्या होता है, तो स्टम्प प्लांटिंग में हम लोग स्टम्प के फॉर्म में प्लांटिंग करते हैं। किस फॉर्म में करते हैं, स्टम्प। तो अब जानिए कि स्टम्प क्या है ना। स्टम्प है क्या, स्टम्प इज ए स्पेशली प्रिपेयर्ड सीडलिंग। ये क्या है, ये एक सीडलिंग है, लेकिन कैसा सीडलिंग है, ये स्पेशली प्रिपेयर्ड सीडलिंग है, ठीक है। तो क्या है स्पेशल, क्या होता है इसमें, स्पेशल क्या है, तो in which shoots are cut above the collar region and roots are pruned, leaving primary root at defined length, ठीक है। इसका मतलब मैं आपको समझा दे रहा हूँ। ये देखो, ये एक प्लांट है, ये इसका रूट हो गया, शूट पोर्शन, और ये ऊपर का पार्ट। हम लोग क्या करते हैं, इंटायर प्लांटेशन में पूरा प्लांट यूज कर लेते थे। यहाँ अब हम क्या करेंगे कि कॉलर रीजन, ठीक है, कॉलर रीजन। कॉलर रीजन क्या होता है, तो सॉइल सरफेस लेवल से आप 15 टू 20 सेंटीमीटर की जो लेंथ होती है ना, ये ये कॉलर रीजन कहलाती है। तो इस रीजन के ऊपर वाला पार्ट को आप क्या करो, इसको आप हटा दो। सॉरी, ये पूरा हट गया, एक सेकेंड, रहने दीजिए। ये क्या है, ये ऊपर वाला पार्ट हटा दो, ये हमारा ये पार्ट बचा, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, ये जो मेन रूट है, प्राइमरी रूट है, इसको रखेंगे। सेकेंडरी रूट जो है ये किनारे किनारे, इन सभी को क्या करना है, इन सभी को हटा देना है, ठीक है। बच गया हमारा केवल प्राइमरी रूट, ठीक है। तो ये जो हमारा बचा पार्ट, इसको हम लोग बोलते हैं स्टम, ठीक है। इसके एडवांटेजेस क्या हैं, इसके एडवांटेजेस ये हैं कि ये क्या है, आपको इजियर पड़ेगा और चीपर पड़ेगा। दूसरा एडवांटेज क्या है कि सिंपल इन ट्रांसपोर्टेशन। अगर आप कहीं एक साथ जो है 5000 प्लांट्स लेके जा रहे हो, तो क्या है, स्टंप लेके जाओगे तो आप क्या है, काफी आसानी से लेके चले जाओगे। पेंसिल लाइक डायमीटर है ना, पेंसिल, पेंसिल जैसा होता है, पेंसिल के जैसा एकदम हो जाएगा, ठीक है ना। ऊपर में आपको सूट पोर्शन रहेगा, तो पेंसिल जैसा है, आराम से आप इसको बंडल में करके ज्यादा ले जा सकते हो। इट रिक्वायर्स लेस लेबर, ठीक है। इसमें जो है प्लांटेशन वगैरह कर रहे हो, यहाँ पे लेबर को जो कॉस्ट वगैरह आता है, इस पे भी आपको देखो कम लगता है। इसके बाद क्या, सॉइल प्रिपरेशन द फील्ड इज इजियर, ठीक है। इसके केस में क्या है, सॉइल प्रिपरेशन जो आप कर रहे हो ना फील्ड में, इस मेथड में इजियर हो जाता है, क्योंकि क्या है, इसका जो रेट होता है ना आपका ग्रोथ का, ये काफी अच्छा होता है, तो ज्यादा आपको मेहनत करना नहीं है। सीडलिंग स्टैब्लिशमेंट एंड ग्रोथ इज फास्टर। इस केस में मैंने आपको बताया कि ऐसा देखा गया है कि जो स्टम्प प्लांटिंग होता है ना, ये काफी ज्यादा अच्छा होता है और काफी फास्ट ग्रोइंग होता है। इसके अलावा रूट डेवलपमेंट इज गुड एंड डीप, ठीक है। इस केस में क्या, रूट जो है वो काफी ज्यादा डीप जाता है और अच्छा खासा ग्रोथ होता है इसमें। तो ये था हमारा मेथड्स ऑफ प्लांटेशन, दोनों हम लोगों ने मेथड देखा। इसके बाद है स्पेसिंग, ठीक है। स्पेसिंग क्या है कि इसमें हम लोगों ने बात करा था, दो तरह का स्पेसिंग होता है, वाइडर एंड क्लोज। प्लांट आप लगा रहे हो तो मान के चलो, प्लांट आप लगा रहे हो तो अगर आपने एक प्लांट यहाँ लगाया, दूसरा प्लांट यहाँ लगाओगे, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, इसको हम लोग स्पेसिंग कहते हैं। दो तरह का स्पेसिंग होता है, वाइडर एंड क्लोज, ठीक है। तो वाइडर क्या है कि अगर आप डिस्टेंस ज़्यादा रखोगे तो वाइडर स्पेसिंग कहलाएगी, क्लोज रखोगे क्लोज स्पेसिंग। एडवांटेजेस हैं यहाँ, ये एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस जो है ये वाइडर स्पेसिंग की है। ये एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस वाइडर स्पेसिंग की है। पहला एडवांटेजेस क्या है कि इससे जो है ये
जो आपका है, इसमें क्या होता है कि आपको सीड्स और प्लांट जो है ज़्यादा आपको नहीं लगाने पड़ते हैं, क्योंकि जब डिस्टेंस बढ़ रहा है तो प्लांट का नंबर क्या होगा, ऑटोमेटिक कम होगा, है ना। तो यहाँ पे सीड्स और प्लांट्स जो है वो बचते हैं। कॉस्ट ऑफ प्लांटेशन रिड्यूस होता है, ठीक है। मान के चलो ज़्यादा प्लांट रहेंगे तो जो कॉस्ट है, जो लेबर कॉस्ट है वो ज़्यादा लगेगा ना, और कम रहेंगे तो कम लगेगा, लेबर रिक्वायरमेंट लेस होगा। इसके साथ साथ कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है, डेंजर ऑफ सॉइल डिटोरिएशन, ठीक है। इसमें डिटोरिएशन का चांस इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि जब आप डिस्टेंस इतना गैप रखे हो ना, तो ये जो लैंड है आपका, लैंड है, ये क्या है, डायरेक्ट कांटेक्ट में है। डायरेक्ट विंड का कांटेक्ट है, सन का कांटेक्ट है, फ्रॉस्ट का कांटेक्ट है, स्नो का कांटेक्ट है, ठीक है। तो आपको हो सकता है कि सॉइल है जो सॉइल इरोजन हो, सॉइल की क्वालिटी डिग्रेड हो, है ना। तो ये सभी डिसएडवांटेजेस हैं। इसके अलावा फिर ट्री बिकम ब्रांची एंड प्रोड्यूस नॉटी टिम्बर। देखिए ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप समझो। ये क्या होता है ना कि मान के चलिए यहाँ एक ट्री लगा हुआ है और एक यहाँ ट्री लगा हुआ है। अब जब ये बढ़ रहा है तो ये क्या होगा, ये देखेगा कि इसके आसपास बहुत जगह है, ये अपने आप को फैला लेगा, ये भी अपने आप को फैला लेगा, है ना। बट इन केस आप देखो, एक ऐसा सिचुएशन मैं दे रहा हूँ, यहाँ पे ट्रीज वगैरह काफी क्लोज क्लोज लगे हुए हैं। अब यहाँ क्या होगा कि जब ये इधर जाना चाहेगा तो देखेगा कि ये पहले से यहाँ है ना, सेम केस है। तो यहाँ क्या होगा कि ट्री जो है ये सीधा ग्रो करेगा, सीधा। बट इन केस यहाँ क्या है, जहाँ वाइडर स्पेसिंग है, ट्री एकदम बिल्कुल फ्री है, कोई रोक टोक नहीं, आराम से ये लेटरल ग्रो कर रहा है। वर्टिकल ग्रो करने की जगह लेटरल ग्रोथ हो रहा है इसका। लेटरल ग्रोथ होने से क्या होता है कि जो हमारा टिम्बर है ना वो ज्यादा ब्रांची होगा, और जो टिम्बर क्वालिटी वो नॉटी हो जाती है। नॉटी मीन्स क्या, गांठ पड़ जाते हैं, ठीक है, गांठ। तो उसके कारण क्या होता है, टिम्बर की जो क्वालिटी है ना वो डिग्रेड हो जाती है। क्वालिटी जो है ना वो डिग्रेड हो जाती है, आपको मार्केट वैल्यू कम मिलेगी। तो ये सब डिसएडवांटेजेस हैं वाइडर स्पेसिंग रखने के, है ना। जनरली जो कमर्शियल प्लांटेशन होता है उसमें आप देखोगे कि क्लोज स्पेसिंग यूज करा जाता है। इसके अलावा वुड स्ट्रेंथ कमजोर हो जाता है काफी। रिजल्ट इन हायर वीड ग्रोथ, है ना। अब क्योंकि आप स्पेस छोड़ रहे हो तो क्या है, ऑटोमेटिक क्या है, वीड तो ग्रो करेगा ही ना। इसके अलावा क्या है, वीडिंग प्रोसेस, वीड ग्रो कर रहा है तो आपको वीडिंग हटाना होगा, तो उसके लिए आपको इंटेंसिव लेबर चाहिए, है ना, कॉस्ट लगेगा ज़्यादा। ये सभी है। इसके बाद बात करें हम लोग क्लोज स्पेसिंग की, तो क्लोज स्पेसिंग क्या है, इसकी कुछ एडवांटेज देखिए। पहला, इट चेक्स द वीड ग्रोथ, ठीक है। अब प्लांटेशन जो आपने कर रखा है काफ़ी क्लोज स्पेस पे कर रखा है ना, काफ़ी क्लोजली कर रखा है, तो प्लांटेशन आपने काफ़ी क्लोजली कर रखा है, ये देखो, है ना। तो इस केस में क्या, वीड ग्रोथ के लिए क्या जगह मिलेगा ही नहीं, है ना। जो वीड्स, जो सीड्स वगैरह हैं, अनवांटेड सीड्स हैं, वो भी कैसे आएंगे, ये तो कैनोपी जो है, ये एक आपका क्या कर रखा है, जो कैनोपी एक लेयर फॉर्म कर रखा है, तो सीड्स वगैरह भी जमीन पे नहीं आएंगे, तो आपका वीड ग्रोथ भी कम रहता है। इसके अलावा क्या है, इट रिड्यूसेज डिटोरिएशन ऑफ सॉइल, ठीक है। विंड इरोजन वगैरह जो है, या वाटर के कारण स्प्लैश इरोजन जो होता है ना, वाटर के कारण स्प्लैश इरोजन जो होता है वो सब भी नहीं होगा, तो सॉइल डिटोरिएशन होने से बचेगा। इसके बाद क्या है, थिनिंग बिकम्स इजियर एंड प्रोड्यूसेस शॉर्ट टर्म रिटर्न, ठीक है। इस केस में क्या, थिनिंग इजियर इसीलिए, थिनिंग क्या होता है ना, एक्चुअली देखिए हम बता रहे हैं, जैसे जो ट्रीज वगैरह बढ़ते हैं तो जो साइड ब्रांचेस होती है ना, साइड क्या है, साइड ब्रांचेस, ठीक है। साइड ब्रांचेस को हम लोग फेल करते हैं, कट करते हैं, है ना, फेल करते हैं, कट करते हैं, तो इसको आप थिनिंग बोलो, ठीक है। अभी बेसिकली मैं अभी इस वीडियो के अंत में मैं थिनिंग को भी डिटेल में बताऊंगा, अभी आप इतना जान लो। तो ये काफ़ी इजी हो जाता है। इजी क्या, क्योंकि चीज़ आमने सामने, तो आप यहाँ यहाँ अगर कोई लेबर खड़ा है तो इस ट्री का भी थिनिंग कर दिया, इसका भी कर दिया, यहाँ है तो इसका भी, इसका भी कर दिया। और जब स्पेस ज़्यादा होगा तो यहाँ से एक पेड़ से उसको चल के फिर दूसरे पेड़ के पास आना पड़ेगा, तो थोड़ा मेहनत का काम है ना। और जो थिनिंग से जो आपको हार्वेस्ट मिलेगा, थिनिंग से क्या है, हार्वेस्ट जो मिल रहा है उससे क्या, आप उसको फ्यूलवुड के जैसे यूज कर लो, फ्यूलवुड के रूप में यूज कर लो, या आप उसको क्या मैं बोलूँ, उसको आप फाइबर के रूप में जो है, या फिर चारे के रूप में यूज करो, है ना। डन है आपका।
द बोल ऑफ ट्री आर क्लीनर ड्यू टू नेचुरल प्रूनिंग। मैंने आपको बताया ना कि यहाँ पे जो टेंडेंसी होती है ट्रीज की, यहाँ क्या है, वो साइड बढ़ेगा नहीं, लेटरल ग्रोथ होगा नहीं, क्या सीधा ऊपर ग्रो करेगा, वर्टिकल ग्रोथ होगा। यहाँ क्या होगा, यहाँ यहाँ क्या होगा आपका, वर्टिकल ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, वर्टिकल ग्रोथ मिलेगा। नेचुरल प्रूनिंग हुआ जिसके कारण जो क्या है, टिम्बर क्वालिटी ने काफी सीधा हो गई है ना, पूरा सीधा हो गई। इसके साथ कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है, तो डिसएडवांटेजेस देखिए क्या है, इसमें लार्ज क्वालिटी ऑफ सीड्स और प्लांट्स इट रिक्वायर्स। ठीक है, तो जब आप यहाँ पे क्लोज स्पेसिंग करोगे तो आपको क्या ज़्यादा प्लांट्स लगाने होंगे, ज़्यादा सीड्स शो करने होंगे, है ना। इट इंक्रीजेज द कॉस्ट ऑफ प्लांटेशन, और ज़्यादा है तो फिर क्या है, कॉस्ट ऑफ प्लांटेशन इंक्रीज होगा, लेबर कॉस्ट बढ़ेगी। तो ये सभी इसके डिसएडवांटेजेस। चलिए अब हम बात करते हैं अरेंजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्क। ठीक है, अब सभी चीज़ों को हम लोग ऑर्गेनाइज कैसे करें, तो चलिए उसके एक एक करके देखते हैं। सीड कलेक्शन, है ना। अब जो हम लोग सीड कलेक्ट कर रहे हैं, मान के चलिए हम लोग को सीड कलेक्शन करना है। सीड कलेक्शन हम लोग कैसे करेंगे, ऐसा करेंगे जो कि जेनेटिकली सुपीरियर, जनरली हम लोग प्लस ट्री कहते हैं, प्लस ट्री, कैंडिडेट ट्री, ये सब मैं आपको बताऊंगा फॉरेस्ट जेनेटिक्स के बारे में। जब हम पढ़ेंगे तो इसमें डिटेल बात करेंगे। अभी आप ये समझो जेनेटिकली सुपीरियर ट्रीज मीन्स कि वो क्या है, काफ़ी ज़्यादा हैंडसम ट्री है ना, हैंडसम ट्री है। हैंडसम मीन्स कि क्या है, काफ़ी ज़्यादा वो अच्छा है इन टर्म्स ऑफ टिम्बर, इन टर्म्स ऑफ बोल, है ना, इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ। तो वैसे ही हम लोगों को ट्रीज से कलेक्ट करना है सीड जो कि जेनेटिकली सुपीरियर हो। जनरली हम लोग प्रेफर करते हैं मिडिल एज से मैच्योर। ठीक है, यंग ट्रीज का हम लोग सीड कलेक्शन नहीं करते हैं, मिडिल एज जो क्रॉस कर लेता है ट्री उसका हम लोग सीड कलेक्शन करते हैं। देन है आपका सीड प्रोसेसिंग। सीड कलेक्ट कर लिया हमने, अब क्या सीड को प्रोसेस करेंगे। ठीक है, सीड प्रोसेस में क्या है कि आप उसको छांटोगे, कुछ कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है। ठीक है, तो उसको आपको छांट के अलग करना है, सीड को प्रोसेस करना है। कि मान के चलिए अगर आप सीड लगा रहे हो, डिफरेंट डिफरेंट उसमें प्रोसेसिंग मेथड्स हैं, तो उसको आपको देखना होगा। सीड स्टोरेज, अब जब सीड प्रोसेसिंग आपने कर लिया है ना, इसके बाद सीड को क्या करोगे आप, उसको स्टोर करोगे, है ना। प्रोसेसिंग में जैसे क्या होता है कि मान के चलिए एक फ्रूट है, इसके अंदर सीड है ना, ये आपका फ्रूट है, सीड इसके अंदर है, तो ये क्या है, फ्लेशी, फ्लेशी जो प्लम था, इसको क्या करोगे आप, इसको निकालोगे, इसमें से सीड निकालना है ना। तो ये सब सीड प्रोसेसिंग में आ जाएगा। इसके बाद सीड स्टोरेज है, उसको आप अच्छा से क्या करोगे, सीड को ड्राई करोगे, ड्राई करने के बाद स्टोर करोगे। इसके बाद आता है सीड टेस्टिंग। आप सीड टेस्टिंग कैसे कर सकते हो, तो एक तो सीड सैम्पलिंग टेस्ट है और सीड वायबिलिटी टेस्ट, है ना। अगर सीड जो है वो जर्मिनेशन कर रहा है तो इसका मतलब क्या, वो जो सीड है वो वायबल है ना। अगर वायबिलिटी लॉस कर देता है सीड तो दैट मीन्स की जर्मिनेशन नहीं होगा। देन सीड ट्रीटमेंट। सीड ट्रीटमेंट में हम लोग क्या करते हैं कि जब सीड हम लोग सो करते हैं उससे पहले से सीड ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं, हॉट कोल्ड ट्रीटमेंट, हॉट कोल्ड वाटर ट्रीटमेंट, सॉरी मैं यहाँ चूक गया। हॉट एंड कोल्ड वाटर ट्रीटमेंट, इसमें हम लोग क्या करते हैं, सीड को पहले गर्म पानी में आप डाल के रखते हो, फिर उसको ठंडा पानी में डाल के रखते हो। इससे क्या होता है कि जो कंट्रैक्शन और एक्सपेंशन होता है उससे जो सीड का अपर लेयर होता है ना, हार्ड लेयर जो होता है वो जल्दी ब्रेक हो जाता है और सीड जर्मिनेशन आसान हो जाता है। इसके अलावा बहुत बार हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड की भी हेल्प लेते हैं ना, तो ये आपका केमिकल ट्रीटमेंट हो जाएगा। मैकेनिकल ट्रीटमेंट कई बार देखते हैं कि सीड को हम लोग घिस के क्या करते हैं, उसको जो है उसके जो डोरमेंसी को ब्रेक करते हैं, तो वो मैकेनिकल ट्रीटमेंट हो गया। तो ये सभी कुछ प्रोसेस हैं, इसमें मैं आपको लिख दे रहा हूँ। क्या पहला जो हमने देखा, ये केमिकल ट्रीटमेंट, दूसरा आपका फिजिकल ट्रीटमेंट, है ना, हॉट एंड कोल्ड वाटर ट्रीटमेंट, इसको आप वाटर ट्रीटमेंट भी कह सकते हो, है ना। कभी आए तो आप इसको अपने आंसर में लिख सकते हो कि सीड ट्रीटमेंट के कितने टाइप्स हैं, या एक्सप्लेन करो क्या होता है। तो सीड ट्रीटमेंट के बारे में लिख देना, और फिर तीन है कि वाटर ट्रीटमेंट, केमिकल ट्रीटमेंट एंड फिजिकल ट्रीटमेंट। इसके बाद है प्रिपरेशन ऑफ प्लांटिंग, है ना। अब क्या है, ये सारा चीज़ हो जाने के बाद हम लोग प्लांटिंग प्रिपरेशन करेंगे। ठीक है, हम लोग को प्रिपरेशन कहाँ करना है, मान के चलिए अगर आपको लैंड पे करना है या फिर कंटेनर में करना है,
चीज़ देखते हैं, और फाइनली हम लोग प्लांटिंग कर देते हैं, है ना। अब इसके बाद क्या, प्लांटिंग कर दिया, प्लांटिंग करने के बाद भी काम खत्म नहीं होता है। ऐसा देखिए फॉरेस्ट्री में ये है, जब आप प्लांट लगा रहे हो ना तो आपका 40% वर्क हो गया जब आप प्लांट लगा दे रहे हो, तो रेस्ट 60% वर्क आपका बचा हुआ है, जो कि हम लोग का कवर अप होता है आफ्टर केयर में, है ना। जैसे कि बेबी बॉर्न होता है तो फिर उसके बाद उसको काफ़ी ज़्यादा सिखाना पड़ता है, काफ़ी चीज़ें होती है, तो मैक्सिमम जो आपका परसेंटेज है ना, वो आफ्टर केयर से वो इन्फ्लुएंस होता है ना। इसमें क्या है, आफ्टर केयर में टेंडिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टेंडिंग क्या होती है, तो टेंडिंग कैन बी डिफाइंड एज एन ऑपरेशन कैरिड आउट फॉर द benefits of a forest crop at any stage of its life between the seedling and mature stage, ठीक है। मतलब कि जो सीडलिंग स्टेज है, ठीक है, सीडलिंग स्टेज मैंने आप लोगों को बता रखा है ना, सीडलिंग होता है, उसके बाद सैपलिंग स्टेज होता है, उसके बाद पोल स्टेज होता है, एंड देन हमारा आता है ट्री, ठीक है। जो लोग नए हैं, वीडियो बना रखा हूँ मैं, आप इसको जाके देखो, मैं लिंक जो मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। आप जाके देख लेना, वो आपको समझ में आ जाएगा सीडलिंग किसे कहते हैं, सैपलिंग किसे कहते हैं, पोल किसे कहते हैं, ट्री किसे कहते हैं। तो सीडलिंग से लेके जो लास्ट ट्री का स्टेज है, उस बीच में जितने सारे भी ऑपरेशन होते हैं ना, उन सभी ऑपरेशन को टेंडिंग ऑपरेशन कहते हैं, है ना। आईसीआर में ये क्वेश्चन आ रखा है, आईसीआर में इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग। इट इंक्लूड्स वीडिंग, क्लीनिंग, थिनिंग, इम्प्रूवमेंट फेलिंग, प्रूनिंग, क्लाइंबर कटिंग एंड गार्डनिंग, ठीक है। तो ये सभी टेंडिंग, टेंडिंग के अंदर टेंडिंग के पार्ट्स है, टेंडिंग जो ऑपरेशन है उसमें ये सभी टाइप्स है, वीडिंग हो गया, क्लीनिंग हो गया, थिनिंग है, इम्प्रूवमेंट फेलिंग है, सो ऑन, है ना। इन सभी के ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा आप लोगों को टेंडिंग में, जिसमें हम लोग बात करेंगे सभी चीज़ को, ठीक है। अभी कुछ जो इम्पोर्टेंट्स है इसको देख लेते हैं, इसको वीडिंग को देखते हैं हम लोग। वीडिंग क्या है, एक सिंपल प्रोसेस है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, वीड को रिमूव करते हैं, ठीक है। इट इज डिफाइंड एज द टेंडिंग डन इन अ सीडलिंग स्टेज, इसको आप नोट करके रख लो। वीडिंग जो होता है ये सीडलिंग स्टेज में होता है, ठीक है। इन अ नर्सरी और इन अ फॉरेस्ट क्रॉप दैट इन्वॉल्व द रिमूवल और कटिंग बैक ऑफ ऑल वीड्स, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स क्या है, तो पहला तो क्या, हम ये नहीं चाहते कि झूठ का रूट कंपटीशन बढ़े, ठीक है। जब वीड ज़्यादा हो जाएगा, वीड ज़्यादा हो जाएगा तो क्या है, रूट कंपटीशन इंक्रीज हो जाता है ना, रूट कंपटीशन इंक्रीज हो जाता है। तो हम लोग क्या करना है, रूट कंपटीशन डिक्रीज करना है, रिड्यूस करना, सो डैट कि हम लोग का जो डिजायरेबल प्लांट्स है वो अच्छा ग्रो करें। उसके बाद क्या है, तो रिड्यूस ट्रांसपिरेशनल वाटर लॉस, ठीक है। ट्रांसपिरेशनल वाटर लॉस को रिड्यूस करने के लिए वीडिंग करते हैं। क्यों, आप देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, वीड क्या है, वीड भी तो एक प्लांट है ना। अब जब वीड आपके लैंड में ग्रो कर रहा है, तो वो क्या है, वो सॉइल से सॉइल वाटर एब्जॉर्ब करेगा कि नहीं करेगा, पहले आप बताओ, करेगा। अब जब सॉइल वाटर एब्जॉर्ब कर लिया, अब हमने पढ़ा है, क्या क्या पढ़ा है, कि प्लांट जो वो लीफ से क्या करता है, इवेपो ट्रांसपिरेशन करता है। क्या करता है, इवेपो ट्रांसपिरेशन, ठीक है। तो जब इवापो ट्रांसपिरेशन इंक्रीज हो रहा है, वीड्स का नंबर ज्यादा है, तो इवापो ट्रांसपिरेशन ज्यादा होगा, इवापो ट्रांसपिरेशन ज्यादा होगा तो जो सॉइल वाटर है वो तो कम होते जाएगा ना। तो हम लोग का मॉइस्चर तो रिड्यूस हो रहा है, तो हमको क्या चाहिए, डिजायरेबल स्पीसीज के लिए मॉइस्चर बना के रखना है। इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐसा चीज जो वीड है कोई फायदा तो है नहीं, तो क्यों हम उसको रखें, उसको हटा देते हैं। इसके बाद है टू फैसिलिटेट कल्चरल ऑपरेशन। अगर काफ़ी ज़्यादा वीड्स वगैरह है तो जो लेबर है आपके, जो टेंडिंग वगैरह करेंगे, लीव जो ब्रांचेज वगैरह को प्रूनिंग करेंगे, क्लीनिंग करेंगे, उनको जाने वगैरह में, मूव करने में काफ़ी दिक्कतें आएंगी, ठीक है। तो वीडिंग इसलिए किया जाता है ताकि वो आसानी हो कल्चरल ऑपरेशन करने में। इसके बाद क्या है, टू इम्प्रूव लाइट कंडीशन टू मेन क्रॉप। वीड अगर काफ़ी ज़्यादा फैल जाएगा तो कई बार देखने को मिलता है कि सनलाइट वो अच्छे से पहुँचने नहीं देता है मेन क्रॉप को, ठीक है। ये सभी रीजन है। अब देखिए कुछ फैक्ट्स हैं वीडिंग के बारे में। तो वीडिंग जब भी आप करो तो रेनिंग सीजन में करो, ठीक है, क्योंकि रेनी सीजन में क्या होता है ना, वीड का ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा पीक पे होता है, उस समय आपको वीडिंग करना चाहिए, है ना। बट सितंबर के बाद आपको, है ना, सितंबर तक आपको क्या करना है, इसको रोक देना चाहिए। क्यों रोक देना चाहिए,
ठंडे में अगर आप वीडिंग कर दोगे ना, आपका लैंड जो है वो क्या होता है, पूरा एकदम आप हटा दोगे, वेजिटेशन लेस कर दोगे ना, तो फ्रॉस्ट का चांसेस बढ़ जाता है। इसके बाद है क्या, इट शुड बी डन बिफोर द सप्रेसिंग ऑफ सीडलिंग्स। इसको आप वीडिंग जो है सीडलिंग्स को सप्रेस करने से पहले कर दो, वरना क्या है, आपका जो सीडलिंग्स है उसको ग्रो नहीं करने देगा। उसके बाद में आप करने से क्या फायदा है ना, एक बार आपको और बीमारी हो गया तो फिर केयर करोगे, नुकसान तो आपको होगा ही। इससे अच्छा क्या करो कि आप प्रिवेंशन लो, जिससे कि आपका क्या है, जो आपका हेल्थ है वो बना रहे। इट शुड बी कैरिड आउट 3 years फ्रॉम प्लांटिंग, ठीक है। 3 साल जो है आपको करते रहना, ठीक है। 3 साल जो है प्लांटिंग्स का, 3 साल आपको कंटिन्यू करना है। जैसे आपने प्लांट लगाया मान के चलो 2024 में, तो आपको 2027 तक प्रॉपर वीडिंग जो है कंटिन्यू करते रहना है ना, उसके बाद आप छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। फास्ट ग्रोइंग स्पीसीज रिक्वायर लेस वीडिंग एज कम्पेयर टू स्लो ग्रोइंग स्पीसीज, ठीक है। फास्ट ग्रोइंग स्पीसीज को वीडिंग की कम जरूरत पड़ती है, इसलिए क्योंकि वो एक बार जब अच्छा खासा ग्रो कर जाता है, रूट को एक्सपेंड कर देता है, तो वीड जो है वो ग्रो नहीं कर पाते हैं। इसके बाद है हमारा क्लीनिंग, ठीक है। क्लीनिंग क्या है, तो क्लीनिंग इज डिफाइंड एज अ टेंडिंग ऑपरेशन डन इन अ सैपलिंग स्टेज, ठीक है। देखिए इसलिए मैंने नोट करा के आपको रखा, हाईलाइट करा। जो पिछले देखिए यहाँ पे क्या है, ये सीडलिंग स्टेज में है, ठीक है, विडिंग, और ये सैपलिंग स्टेज में है। तो ये चीजें आप नोट करके रखो, पूछ ले जाती है कभी कभी ऑब्जेक्टिव में, तो काफी पूछी जाती है। विच इन्वॉल्व द रिमूवल ऑफ इंफीरियर ग्रोथ इंक्लूडिंग इंडिविजुअल्स ऑफ फेवरेबल स्पीसीज, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है कि जो इंफीरियर ग्रोथ होता है ना, मान के चलिए हमने जो ट्रीज वगैरह लगा रखा है, तो क्या है कि उसका ब्रांचेस वगैरह जो है टूट गया, आधा लटका हुआ, ठीक है, या ग्रोथ स्लो डाउन हो गया, तो या कीड़ा वगैरह लग गया, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको काट के हटा देते हैं। तो उस प्रोसेस को हम लोग क्लीनिंग कहते हैं, ठीक है। जो कि इंफीरियर ग्रोथ है उसको हटा दिया जाता है, ठीक है। नॉर्मली कैरिड आउट टू रिमूव द इंफीरियर क्रॉप इंटरफेयर विद द मेन क्रॉप, ठीक है। जब मान के चलिए कोई ऐसा क्रॉप अगर आ जाए, ठीक है, मान के चलिए अगर आपको काफी कोई अनवांटेड लो वैल्यूड क्रॉप, ऐसे समझो, लो वैल्यूड क्रॉप अगर आ जा रहा है ना, आपने, मैं एग्जांपल आपको सबसे अच्छा देता हूँ, चंदन के प्लांटेशन से। चंदन के प्लांटेशन में अगर मान के चलो आपको एक नीम का पेड़ आ गया, तो आप क्या करोगे, उस नीम के पेड़ को रखोगे क्या? चंदन के सामने नीम की क्या वैल्यू? वैल्यू सभी की अपनी अपनी जगह है, बट इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट बेनिफिट में बात करूं, तो वो चंदन का जो बेनिफिट है काफी ज्यादा है, नीम से दुगुना तिगुना है ना। तो आप क्या करोगे, उसको हटा दोगे, सो दैट की क्या है, कंपटीशन कम हो, चंदन अच्छा से ग्रो करे। तो जब इंफीरियर क्रॉप का इंटरफेरेंस हो जाता है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, उसको हटा देते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग क्लीनिंग कहते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है, पहली ऑब्जेक्टिव तो ये है कि लाइट कंडीशन बना रहे, ठीक है, लाइट प्रॉपर मिले मेन क्रॉप को, रूट कंपटीशन रिड्यूस हो, और तीसरा क्या है कि ट्रांसपिरेशनल वाटर लॉस कम, ठीक है। अब है बात करते हैं हम लोग थिनिंग। थिनिंग क्या है, तो देखिए थिनिंग कैन बी डिफाइंड एज द फेलिंग मेड इन एन इमेच्योर स्टेट, ठीक है, इमेच्योर स्टेट फॉर द पर्पस ऑफ इंप्रूविंग ग्रोथ एंड फ्रॉम द ग्रोथ एंड फॉर्म ऑफ द ट्रीज, ठीक है। तो यहाँ पे थिनिंग जो बेसिकली अप्लाई किया जाता है, थिनिंग को, थिनिंग कल्चरल ऑपरेशन जो हम लोग करते हैं, इसमें हम लोग जो ट्रीज है इमेच्योर स्टैंड, यानी कि वो अभी क्या है, वो सैपलिंग और ट्री के बीच का स्टेज में है, ठीक है, बीच में है। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, उसकी इम्प्रूवमेंट के लिए क्या करते हैं कि थिनिंग अप्लाई करते हैं। अब जैसे मान के चलिए एक बच्चा है, उसको आपने स्कूल में दाखिला दिला दिया, बट फॉर द एम ऑफ इज इम्प्रूवमेंट, आप क्या करते हो, उसे क्या करते हो, ट्यूशन भी लगा देते हो, ताकि क्या है, वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाए, है ना, अच्छा रिजल्ट दे पाए। तो वह आप समझ लो कि ये जो है ट्यूशन और थिनिंग दोनों सेम है, ठीक है। ट्यूशन बच्चे को हम लोग इम्प्रूव करवाते हैं, थिनिंग से क्या है, हमारा जो क्या है इमेच्योर स्टैंड है, इमेच्योर ट्री वो इम्प्रूव होगा, उसका ग्रोथ इम्प्रूव होगा। अब देखिए कुछ टर्म है, थिनिंग साइकिल। तो थिनिंग साइकिल क्या होता है ना, एक प्लान इंटरवल के बीच में हम लोग रेगुलर थिनिंग जो करते हैं, मान के चलिए 2024 में आपने एक थिनिंग किया, अब आपने प्लान किया कि नहीं भाई, अब हम 2 साल बाद फिर से थिनिंग करेंगे, 2026 में करेंगे। फिर अब क्या है, फिर 2 साल बाद करोगे तो 2028 में करोगे। प्रॉपर जो रेगुलर इंटरवल है ना, इसको थिनिंग साइकिल बोलते हैं, ठीक है। अब आप देख लो, इरेज कर देता हूँ,
अब आप देखो थिनिंग इंटेंसिटी क्या है। तो थिनिंग इंटेंसिटी क्या है कि ये बताती है एक इंडेक्स के रूप में कि आप कितना ज़्यादा किस लेवल पे थिनिंग कर रहे हो, है ना। इट इंडिकेट द एक्सटेंट टू व्हिच द क्रॉप इज थिन और रिमूव। किस एक्सटेंट पे आप थिनिंग कर रहे हो तो उसको ये बताता है। थिनिंग के ऑब्जेक्टिव क्या है, तो देखिए पहला मैंने आपको क्या बताया, ग्रोथ पोटेंशियल बढ़ाने के लिए, है ना। किसी भी साइट की ग्रोथ पोटेंशियल को बढ़ाने के लिए इसमें क्या होता है कि मान के चलो आपका हाँ ठीक है, ग्रोथ पोटेंशियल बढ़ेगा। उसके बाद क्या है, टू इंक्रीज द नेट यील्ड, ठीक है। नेट यील्ड बढ़ाने के लिए टू अटेन मोर अमाउंट ऑफ प्रोड्यूस, ठीक है, मोर वॉल्यूम ऑफ प्रोड्यूस पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो पर यूनिट एरिया अच्छा खासा आपको क्या करेगा, प्रोड्यूस मिलेगा। इसके बाद ऑब्टेन अर्लियर रिटर्न्स फ्रॉम थिन मटेरियल, आप थिनिंग करोगे तो उससे जो मटेरियल आपको प्राप्त होगा ना, उससे जो आपको मटेरियल मिलेगा उसको आप इधर मान लो आपने फ्यूल के रूप में यूज कर लिया, फाइबर्स के रूप में यूज कर लिया, ठीक है, चारे के रूप में यूज कर लिया। तो ये सभी आपके हो गए जिसको हमने, हाँ, आप इसको फॉडर फ्यूल वुड फॉडर के रूप में यूज कर सकते हो। इसके अलावा है मेंटेन दी हाइजीनिक कंडीशन, ठीक है। मान के चलिए क्या हुआ कि एक ट्री है, उसमें कीड़ा वगैरह लग गया। अब अगर आप उसको छोड़ दोगे तो क्या वो फर्दर क्या है, आने वाले और सारे ट्रीज को इफेक्ट करेगा, जो ट्रीज है। तो क्या करते हो आप उसको फेल डाउन कर देते हो, है ना, सो दैट कि क्या वो भी इम्प्रूव हो और बाकी की जो कंडीशन है वो भी खराब ना हो। तो हाइजीनिक कंडीशन मेंटेन करता है। उसके बाद है टू ऑब्टेन अ टिम्बर ऑफ डिजायर क्वालिटी, ठीक है। मैंने बताया डिजायर क्वालिटी क्या है कि मान लीजिए ट्री है, ये ब्रांचिंग काफी ज्यादा निकल आ रहा है, तो आप क्या करोगे, इसको फेल कर दोगे, इसको क्या करोगे, इसको आप इसको हटा दोगे। इसको हटा दोगे तो क्या होगा कि जो हमारा ट्री है उसका वर्टिकल एक्सपेंशन होगा, हॉरिजेंटल एक्सपेंशन नहीं होगा, जिससे टिम्बर क्वालिटी हमको अच्छी मिलेगी, है ना, स्ट्रेट बोल मिलेगा, कॉस्ट आपको ज्यादा मिलेगा, अच्छा मुनाफा होगा। देन लास्ट है प्रोड्यूस डिफरेंट साइज टिम्बर। आप थिनिंग जब कर रहे हो तो अपने अकॉर्डिंग, साइज के अकॉर्डिंग आप टिम्बर निकाल सकते हो। मान के चलो अगर आपको बड़ा लार्ज टिम्बर लेना है तो आपको क्या ट्री के मैच्योर होने तक का वेट करना। हमको स्मॉल टिम्बर का जरूरत, हम क्या करेंगे, उसको पहले ही फेल कर लेंगे, थिनिंग अल्टरनेट अल्टरनेट इंटरवल पे कर लेंगे, है ना। तो इससे आपको डिफरेंट साइज ऑफ टिम्बर आराम से मिल जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही। आज हमने देखा कि जो आर्टिफिशियल रीजनरेशन है इसको हमने कंप्लीट करा, है ना। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे वीडियोस को लाइक ज़रूर कर दें। अगर कुछ डाउट्स हो तो कमेंट में अपने डाउट लिख दें ताकि मैं फिर आपके डाउट्स को दूर कर सकूं, है ना। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड रेगुलरली वीडियोस आप तक मिलते रहेंगी। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।